पौड़ी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर देर रात देवप्रयाग के पास एक टैंकर के खाई में गिरने की खबर है, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है। सूचना पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद घायल को खाई से निकालकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। तो रेस्क्यू के दौरान की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देर रात ये हादसा हुआ है देवप्रयाग के पास। उत्तरकाशी की सिलक्यारा रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता का गुरुवार को 1 साल पूरा हो गया है और इसे लेकर देहरादून में सिलक्यारा विजय अभियान पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान एक किताब का भी विमोचन किया गया। राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम धामी ने इस किताब का विमोचन किया। यूकॉस्ट के महानिदेशक दुर्गेश पंत ने ये किताब तैयार की है। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि उत्तरकाशी की सिलक्यारा ऑपरेशन एक मुश्किल काम में से एक था और पूरे धैर्य के साथ उसे पूरा किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक वक्त तो हालात ऐसे थे कि उनके आंसू तक निकल गए थे। सीएम धामी ने इस सफल ऑपरेशन के लिए एक बार फिर से पीएम मोदी का आभार जताया और कहा कि लोग अंदर फंसे हुए थे, उन्होंने भी वीरता और साहस का परिचय दिया, जो कि शानदार था। आपको बता दें 2023 में दीपावली के दिन सिलक्यारा में एक निर्माणाधीन टनल में मलबा आ गया था और करीब 17 दिन के बाद मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला गया था। मैं जब दुनिया के दूसरे देशों में गया तो वहां भी लोगों ने मुझसे चर्चा करी कि आपके यहाँ का अभियान जो है बहुत सफलतापूर्वक इसको पूरा किया गया है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं आज आप सबके मध्य से 1 साल पूरा होने पर, क्योंकि हमने जो भी माननीय प्रधानमंत्री जी से इस टेक्नोलॉजी के बारे में कहा, प्राकृतिक का चैलेंज, एक तरफ वेल डिफाइंड डिजास्टर, यंग माउंटेन, यंग हिमालय, और इस चुनौती के बावजूद किस प्रकार से सफलतापूर्वक, और ऐसी सफलता जिसके अंदर में एक भी श्रमिक को स्क्रैच तक नहीं आया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जहां पर गुरुवार को मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी में 99 फाउंडेशन कोर्स के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। युवा अधिकारियों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि आज एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने वाले शिल्पियों का समूह उपस्थित है, जो कि अभ्यास, कर्मठता और ऊर्जा से लबरेज हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हम सब के सामने लक्ष्य रखा है कि 2047 में जब देश की आज़ादी की शताब्दी मनाई जाएगी, उस वक्त भारत दुनिया में हर क्षेत्र में सर्वप्रथम होगा। अमित शाह ने कहा कि सिविल सेवा में स्व से परे, यानी कि अपने से परे दूसरों के बारे में विचार करने से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में जाने के बाद अधिकारियों को लोगों के जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। आप जिस भी जिले में जाएं, अलग अलग पड़े डेटा को एआई की मदद से एक साथ लाने का काम करना चाहिए। आपके ये छोटे छोटे प्रयोग देश की तरक्की में, देश को आगे बढ़ाने में उपयोगी होंगे। उन्होंने कहा कि विकास आंकड़ों से नहीं बल्कि परिणाम से होता है। इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर धामी भी मौजूद रहे, जबकि इससे पहले देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर गृह मंत्री अमित शाह के पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत हुआ। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने में अभी कुछ और वक्त लग सकता है। इसमें तकनीकी पेंच तो है ही, उत्तराखंड में निकाय चुनाव के कारण सियासी पेंच भी फंसता नजर आ रहा है। उत्तराखंड के साथ बने झारखंड के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने इस बार यूसीसी लागू करने की बात जोर शोर से उठाई थी, लेकिन वहां इस मुद्दे का कोई असर दिखाई नहीं दिया।
उत्तराखंड में ट्रेनिंग जैसे कुछ टेक्निकल पेंच को छोड़ दिया जाए तो यूसीसी की सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। बस इसके लागू होने का इंतजार है। सूत्रों की माने तो यूसीसी का ये इंतजार अब कुछ और लंबा खिंच सकता है। कारण है अगले महीने होने वाले निकाय चुनाव। सूत्रों की माने तो झारखंड में यूसीसी का मुद्दा बेअसर होता देख उत्तराखंड बीजेपी भी पशुपेश में है। उत्तराखंड के नगर निगम वाले बड़े शहरों में अच्छी खासी संख्या में मुस्लिम आबादी भी मौजूद है, इसलिए बीजेपी का एक ग्रुप इसको मुद्दा बनाने का हिमायती रहा है। लेकिन झारखंड चुनाव नतीजों के बाद यूसीसी पर माहौल बदल गया है। अब बीजेपी के एक वर्ग का मानना है कि यूसीसी को फिलहाल नहीं छेड़ना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे, क्योंकि ये सुविधा है। ये कोई रोकने टोकने वाला कोई कानून नहीं है। इसकी एक्सेसिबिलिटी आम जन तक होनी चाहिए, और क्योंकि इसको बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का इसमें इंटरवेंशन है और बहुत ऑनलाइन सारा सिस्टम है, उसके लिए ट्रेनिंग की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। तो बहुत जल्दी इसकी ट्रेनिंग पूरी कर ली जाएगी। झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और शुरुआत से ही कहा गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में आदिवासियों को उससे बाहर रखा जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि उसका चुनाव पर कोई इफेक्ट पड़ा हो, क्योंकि आदिवासी बहुल राज्य में जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो न हो, उसका अनुसूचित जनजाति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस का कहना है कि यूसीसी बीजेपी का कोर एजेंडा रहा है, तो फिर यूसीसी में देरी क्यों? कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि बीजेपी चालाक पार्टी है, वो सिर्फ नैरेटिव सेट करना चाहती है। देखिए, बीजेपी बड़ी चालाक पार्टी है, वो नैरेटिव सेट करना चाहती है। जो पार्टी राष्ट्र के नागरिकों को नागरिक की हैसियत से न देखकर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की हैसियत से देखती है, जो धर्म के आधार पर नागरिकता को मानती हो, उस पार्टी का कोई भरोसा नहीं है। और यूसीसी लाने की बात इन्होंने तो 9 नवंबर को कहा था कि राज्य स्थापना दिवस के दिन हम करने जा रहे हैं, फिर क्यों टाली गई? निश्चित ही अंदर खाने कुछ ऐसी खबरें आई होंगी जिससे वजह से नहीं कर रहे। नहीं तो इनका जो केंद्रीय नेतृत्व है वो उसको कर देता है। इनका एजेंडा तो ये आजादी के समय से इनका एजेंडा रहा है। यूसीसी लागू करने से पहले विभागों की ट्रेनिंग जरूरी है, और ट्रेनिंग में भी कम से कम 1 महीने का वक्त लगना तय माना जा रहा है। इस बीच निकाय चुनाव की आचार संहिता लगी तो ट्रेनिंग प्रोग्राम रोकना पड़ेगा। लिहाजा यूसीसी की राह में अब टेक्निकल और सियासी दोनों पेंच फंस गए हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून में केदारनाथ की नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल ने सीएम पुष्कर धामी से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने आशा नौटियाल को जीत की बधाई दी। इस दौरान विकास कामों को लेकर भी बातचीत की गई है। हरिद्वार में खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया। चैंपियन ने इलाके में अवैध खनन का आरोप लगाया और खनन सामग्री ले जाने वाले डंपर चालकों पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। चैंपियन ने ये भी कहा कि तेज रफ्तार डंपर कई लोगों को शिकार बना चुके हैं। कुंवर प्रणव चैंपियन ने कहा कि हम अहिंसा के पुजारी नहीं हैं, अपने लोगों के लिए हिंसा करनी पड़ी तो वो भी करेंगे। सड़क पे गुंडागर्दी करते रहें, अवैध खनन करते रहें, ओवरलोडिंग के वाहन चलें, ये नहीं होगा। अगर जनता को साथ लेके हजारों की तादाद में कुंवर प्रणव सिंह को सड़क पे आना पड़ा तो वो भी किया जाएगा। इनके डंपर्स की हवा निकालेंगे। और हम अहिंसा के पुजारी नहीं हैं। अगर हमारी जनता का कोई हित करेगा और खाली गाली नहीं देंगे, कुछ और भी कर देंगे, हिंसा भी करेंगे। अगर जेल जाना है तो हमें ले जाए पुलिस, पर अपनी जनता का हित नहीं होने देंगे। बीजेपी के हिंदुत्व वाले एजेंडे ने कांग्रेस को सिरे पर लाकर खड़ा कर दिया और अब मोदी, योगी, धामी के नाम से पूर्व सीएम हरीश रावत भी डर रहे हैं। हरीश रावत के मुताबिक हमें इसके खिलाफ उत्तराखंड की बात करनी होगी और बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम की बात के लिए हरीश रावत को जिम्मेदार बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इस तिकड़ी ने उत्तराखंड कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। बीजेपी के ये 3 बड़े नेता उत्तराखंड को हिंदुत्व की बात समझाने में कामयाब रहे।
कांग्रेस नेता हरीश रावत के मुताबिक मोदी, योगी, धामी जिस सोच की बात कर रहे हैं वो बड़ा खतरा है। ऐसे में कांग्रेस के बाकी नेताओं को ये बात समझनी होगी कि इन तीन बड़े नेताओं का तोड़ क्या होगा। हरीश रावत के मुताबिक उत्तराखंडियत की भावना जगाकर ही बीजेपी की सोच से लड़ा जा सकता है, वरना नहीं। हमने अपनी सोच के साथ हम खुद खड़े हैं या नहीं हैं, ये कांग्रेस को सोचना पड़ेगा ना। आपको उनके नैरेटिव के खिलाफ अपना नैरेटिव खड़ा करना पड़ेगा। मेरी विफलता ये रही है कि मैं शायद उत्तराखंड वालों को तो समझा पा रहा हूं, मगर अपनी पार्टी के लोगों को नहीं समझा पा रहा हूं कि जो मोदी धामी नैरेटिव है, उस नैरेटिव या योगी नैरेटिव है, उसके खिलाफ यही नैरेटिव है जिस नैरेटिव को आगे बढ़ा करके हम अपने को इनसे बचा सकते हैं, इस प्रचंड आंधी से। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की मुस्लिम प्रेम का चेहरा हरीश रावत रहे हैं, जिन्होंने नमाज की छुट्टी से लेकर मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात की, और जिस उत्तराखंडियत की बात अब हरीश रावत कर रहे हैं, उसी देवभूमि में हिंदुत्व को बचाने का बेड़ा अब बीजेपी ने उठाया है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि संविधान की सोच सबसे बड़ी है और जो माहौल बीजेपी बना रही है वो देश के लिए खतरा है। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में यहाँ पे जुमे के दिन की छुट्टी की शुरुआत की थी। उन्होंने पोलराइजेशन का काम उन्होंने किया। हरीश रावत जी का तात्पर्य यह है कि जबरदस्ती उसको बदलने का प्रयास होना चाहिए, उस डेमोग्राफिक प्रोफाइल को बदलना चाहिए, जो यहाँ की सनातन की भव्यता है उसको डाइल्यूट करना चाहिए। तो फिर वो दही के धोखे में कपास खा रहे हैं। उत्तराखंड के लोग ये कभी नहीं होने देंगे। एक कभी कभी किसी चीज का इंतजार भी करना होता है, लेकिन उसका जो ये इस समय जो बीजेपी ने चाल चली है नैरेटिव सेट करने की, ये राष्ट्र के लिए खराब है, ये मैं मानता हूँ। क्योंकि आने वाला समय ऐसा होगा जब सच में ऐसा कुछ होगा, सच में कोई ऐसी बात होगी, लोगों को भरोसा नहीं होगा। हरीश रावत 2017 चुनाव में पार्टी का चेहरा रहे तो पीएम मोदी ने तुष्टीकरण पर उन्हें निशाने पर लिया, तो 2022 में मोदी, योगी, धामी ने हर जगह मुस्लिम यूनिवर्सिटी की चर्चा की। ऐसे में बटेंगे तो कटेंगे के नारे के साथ आगे बढ़ रही बीजेपी ने अभी से कांग्रेस नेता हरीश रावत की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि 2027 में भी कांग्रेस का सामना मोदी, योगी और धामी से ही होना है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। बाहरी राज्यों से आकर नैनीताल शहर में अवैध तौर पर रेहड़ी पटरी दुकानदारों पर कार्रवाई शुरू हो गई है और प्रशासन ने इन सभी का एक हफ्ते में वेरिफिकेशन करने का आदेश दिया है। वेरिफिकेशन के दौरान दुकानदारों को दस्तावेज देने होंगे और नगर पालिका की शर्त को पूरा करना जरूरी होगा। साथ ही अवैध दुकानदारों को दुकान लगाने की परमिशन नहीं मिलेगी। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि बाहर से आए लोग स्थानीय लोगों के हकों पर डाका डाल रहे हैं और बाहरी लोगों के आने से यहाँ की डेमोग्राफी भी चेंज हो रही है। वीरेंद्र बिष्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं नैनीताल से लाइव, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए। वीरेंद्र, और क्या क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं? वेरिफिकेशन भी किया जाएगा, अवैध तरीके से कोई भी दुकान नहीं खोल पाएगा, और क्या क्या रूल्स यहां पर रहेंगे? देखिए, बता दूं कि जिस तरह से जो वेंडर एक्ट है वो साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर कहता है कि जो स्थानीय लोग हैं वही इस तरह के वेंडिंग जोन में अपनी दुकानें लगाएंगे। लेकिन नैनीताल के हालात बिल्कुल अलग हैं और यहाँ पर कम से कम 50 से जो 500 से 600 लोग ऐसे हैं जो बाहरी राज्यों से आकर यहाँ दुकानें लगा रहे हैं और कारोबार कर रहे हैं। और जो स्थानीय लोग वहाँ पर अगर कारोबार करने जाते हैं तो उनको वहाँ से भगा दिया जाता है। हाईकोर्ट ने भी इसको लेके सख्त निर्देश दिए थे और तमाम गाइडलाइन हाईकोर्ट की ओर से कहा गया था कि इस तरह के जो नियमावली हैं वो तैयार किया जाए। अब प्रशासन ने अल्टीमेटम दे दिया है और दस्तावेज इनको दाखिल करने को खास तौर पर दिया है। अगर कोई बाहरी राज्यों से क्राइम करके नैनीताल या नैनीताल के आसपास दुकानें सज रही हैं तो उनको लेके भी प्रशासन सख्त है और खास तौर पर चरित्र प्रमाण पत्र देना होगा और पुलिस वेरिफिकेशन जिस राज्य से वो आ रहा है या फिर स्थानीय स्तर पर कि उस पर कोई मुकदमे तो नहीं है, स्थानीय स्तर पर
या जिन इलाकों से वो आ रहे हैं वहां से वो क्राइम करके भाग के तो नहीं आया है। इन सारी चीजों को लेकर प्रशासन ने शपथ पत्र मांगा है और वो दाखिल भी करना होगा। इसलिए अगर एक हफ्ते की बात करी जाए तो प्रशासन ने एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है। अभी हालांकि इसको कुछ दिन बढ़ाया गया है, लेकिन जो 500 हैं उसमें से मात्र 20 से 25 लोग ऐसे हैं जो अपने वेरिफिकेशन पालिका में जमा कर चुके हैं और जो बाकी लोग हैं वो इन सारी चीजों से बच रहे हैं, क्योंकि जो वेंडर के नियमावली हैं वो तमाम चीजें हैं उनको फुलफिल नहीं कर पाए हैं। खास बात एक ये भी है, जो स्थानीय स्तर पर जो लोग हैं वो आरोप इस बात का भी लगाते रहे हैं, सरकार भी इस बात को लेकर चिंतित है कि जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है उसका भी एक बड़ा कारण पहाड़ में इस तरह की जो एलिमेंट या इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो हो रही हैं। क्योंकि देखा होगा पिछले दिनों जो पहाड़ में जमीन कब्जाने के मामले हों या तमाम इलाकों में जो सरकारी भूमि को खुर्द-बुर्द किया हो, वहां पर घर आवास तमाम चीजें बना दी हों, तो इन चीजों को लेके भी सरकार चिंतित रही है। स्थानीय स्तर पर लोगों ने आरोप भी लगाए हैं कि जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है पहाड़ में उसका सबसे बड़ा कारण यह भी है। कई जो वन क्षेत्र हैं नैनीताल के आसपास, ग्रीन जोन है, ग्रीन बेल्ट है, उनमें भी अवैध निर्माण की बाढ़ आ गई है, क्योंकि जो बाहर से लोग कारोबार के नाम पर यहाँ आ रहे हैं उसके बाद टिन या तमाम चीजें जो मकान दुकान बना रहे हैं, तो ये एक बड़ा कारण माना जा रहा है। सीनम, ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका वीरेंद्र बिष्ट। नैनीताल से लेकर कैंची धाम तक जाम मुसीबत बन रहा है। पिछले कुछ वक्त में पार्किंग की जगह तो बढ़ी है, लेकिन वो नाकाफी साबित हुई। हाईकोर्ट ने भी खुद संज्ञान लिया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल पाया। गाड़ियों की भीड़ साल दर साल नैनीताल के लिए मुसीबत बन रही है। नैनीताल, कैंची धाम, हल्द्वानी और काला ढूंगी तक गाड़ियों का रेला लोगों के लिए परेशानी बन गया है। वीकेंड में तो हालात इस कदर बिगड़ रहे हैं कि नैनीताल शहर में पैदल चलना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। नैनीताल शहर में पार्किंग बढ़ाने के बाद भी समस्या जस की तस है। शहर में पार्किंग कभी समाधान नहीं हो सकता। कैंची धाम और नैनीताल का जो अनियंत्रित पर्यटन है उससे नैनीताल और स्थानीय लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, या अपनी बेसिक सुविधाओं के लिए बहुत परेशान हो चुके हैं। इसके लिए एक ही कि आप आउटस्कर्ट्स में पार्किंग करें, वहाँ से एक अच्छी शटल सेवा का जो करें, जिससे पर्यटन भी गुणवत्ता वाला आए और शहर में जाम से निजात भी मिले। जाम की समस्या से परेशान होकर खुद हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और साल 2023 में ही जाम मुक्त करने को कहा। साथ ही हल्द्वानी और काला ढूंगी में बड़ी पार्किंग बनाने के भी आदेश दिए, जिससे इन स्थानों पर गाड़ी खड़ी कर यहाँ से शटल सेवा शुरू हो सके। लेकिन इस आदेश के बाद भी कोई कार्य योजना तैयार नहीं हो सकी। हालांकि अब प्रशासन हल्द्वानी और रूसी बाईपास पर पार्किंग बनाने का विचार कर रही है। प्रथम चरण में हल्द्वानी में हम लोगों ने कुछ पोटेंशियल लैंड्स आइडेंटिफाई करे हैं, उन पर वर्तमान में काम हो रहा है। जो भी प्रपोजल बनेंगे उसके अनुसार आगे वहाँ पार्किंग प्रथम चरण की डेवलप करी जाने की कार्य योजना है। साथ में द्वितीय चरण की जो पार्किंग है वो रूसी बाईपास पर डेवलप करने की कार्य योजना अभी वर्तमान में स्वीकृत हो गई है, उस पर भी काम चल रहा है। बहरहाल नैनीताल में जितनी गाड़ियों की पार्किंग प्रशासन बना चुका है, उससे कई ज्यादा वाहन स्थानीय लोगों के हैं। ऐसे में अगर नैनीताल को जाम से बचाना है तो हल्द्वानी और काला ढूंगी में ही पार्किंग बनानी होगी, ताकि नैनीताल से लेकर पूरे पहाड़ की सड़कों को जाम मुक्त किया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। कॉर्बेट पार्क में कैमरे और ड्रोन के दुरुपयोग की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट को वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बेबुनियाद बताया। वन मंत्री का कहना है कि कुछ लोगों के बयानों को इसका आधार बनाया गया है, जो सही नहीं है। वन मंत्री ने कहा कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को काफ़ी कम करने के लिए, वाइल्ड लाइफ के बिहेवियर को समझने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का प्रयोग आज की ज़रूरत है। कैमरा और जो ड्रोन है, आप जानते हैं कि आज की तारीख में ये ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए किस तरह उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाए वाइल्ड एनिमल्स की, और वाइल्ड एनिमल्स के नेचर और कैरेक्टर को देखने के लिए भी इनकी बड़ी आवश्यकता भी है। और दूसरा
जो उन्होंने कहा है वो कुछ लोगों के बयानों के आधार पर कह दिया गया। ये मैं समझता हूँ ये बातें बिल्कुल बेबुनियाद है। हरिद्वार जिला प्रशासन की जमीन खरीद फरोख्त को लेकर हुई जांच में कई चौंका देने वाले खुलासे हुए हैं। यहां पर दिल्ली, हरियाणा, यूपी समेत दूसरे राज्यों के बाहरी राज्यों ने नियमों का उल्लंघन करके जमीन खरीदी है, उन पर निर्माण किया गया है। शासन के निर्देश पर हुई जांच में जिले में 25 ऐसे मामले सामने आए जिनमें औद्योगिक इकाई लगाने के लिए जमीन खरीदी गई, लेकिन समय अवधि बीत जाने के बाद भी जमीन पर कोई काम नहीं किया गया। औद्योगिक प्रयोजन के लिए जमीन खरीदी है, लेकिन उसका वो प्रयोजन नहीं किया है, उपयोग नहीं किया है जिस प्रयोजन के लिए खरीदी गई है, और समय सीमा समाप्त हो गई है। ऐसे लोगों की जांच की गई थी, तो ऐसे 25 मामले आए हैं, तो उनके खिलाफ न्यायालय में बात दर्ज किया जा रहा है। इसी के अलावा ऐसे लोग भी जो 250 स्क्वायर मीटर से अधिक ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, जो बाहरी स्टेट के हैं, यहाँ पे नहीं खरीद सकते हैं, उन्होंने धोखे से उससे ज़्यादा ज़मीन खरीदी है, तो ऐसे भी 20 प्रकरण मामले आए हैं सामने। चमोली के दूरस्थ गांव डुमक के ग्रामीणों का गोपेश्वर में अनशन जारी है। सड़क की मांग को लेकर पिछले 121 दिन से ग्रामीण गांव से लेकर जिला मुख्यालय तक आंदोलन कर रहे हैं। गुरुवार शाम को गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने आंदोलनकारियों से फोन पर बात की। उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही गांव में सड़क पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। प्रणाम सर। कहिए सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक सर, कहाँ हैं आप? दिल्ली में हैं? आज पार्लियामेंट चल रही है, पार्लियामेंट में। अच्छा 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 सर, हमारा यहाँ आंदोलन चल रहा है वो डुमक वाली सड़क का। हाँ हाँ। और मैं थोड़ा अपने सिचुएशन बताना चाहता हूँ। हमारा गांव जो है डुमक जो है सियूण और कलगोट के मध्य में है। हमारा गांव मोड़ पर है। अच्छा ठीक है। और अब एक नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। रुड़की के गंगनहर इलाके में सीआरपीएफ जवान के घर पर चोरी के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों के पास से पिस्टल और चोरी के जेवर बरामद। हरिद्वार के लक्सर इलाके में लूट करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, जिनके पास से तमंचा और बाइक बरामद। ग्राम पंचायतों में प्रशासन नियुक्त करने पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई। बागेश्वर में राज्य सरकार और जनप्रतिनिधियों का पुतला फूंका गया। उत्तरकाशी में लगातार मिल रही ओवर रेट की शिकायत पर आबकारी विभाग ने छापेमार कार्रवाई की। हरिद्वार के लक्सर में सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई। बेकाबू बाइक के बिजली के खंभे से टकराने से हादसा। रुड़की में कार रीसेल सेंड्रो को एआरटीओ ने नोटिस भेजे। नियमों की अनदेखी और रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर नोटिस भेजा गया। हल्द्वानी में पुलिस ने खोए हुए 160 मोबाइल बरामद किए, जिन्हें यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली से बरामद किया गया। पौड़ी में 15 साल पूरे कर चुके कॉमर्शियल गाड़ियों की फिटनेस की जांच होगी। अनफिट गाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। बागेश्वर डीएम आशीष भटगाई ने निर्माणाधीन केंद्रीय विद्यालय की बिल्डिंग का निरीक्षण किया है। रुड़की के सुभाष नगर में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। बीमारियों के प्राथमिक उपचार और डॉक्टरों की सलाह ली गई।